क्या थी? क्लास कितनी देर में स्टार्ट कर रहे हैं? हो गई है। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। सत श्री अकाल सर। ये सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल बोलती है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में स्वाद नहीं आता मेरे को। थैंक यू सर। सूरज, क्या बोर्ड को और बोल्ड किया जा सकता है और बड़ा किया जा सकता है? क्योंकि आप जो लिखेंगे जी सर। वह नजर आएगा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, जी सर। लाइट दिख रहा है, हाँ, एकदम दिख रहा है। चकाचक दिख रहा है। क्या सब भाग गए होंगे ना? जिस किस ठीक है, ठीक है। आज मेरे लिए पहला क्लास है तो थोड़ा हिचकिचाहट भी होगी। दूसरी समस्या है कि मैंने कभी मैथ बड़े लेवल पे पढ़ाया नहीं या फिर पढ़ाया ही नहीं है, तो समस्याएं भी हो सकती हैं। तो उसका ध्यान रखें, कुछ दिन के बाद इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगा। और सूरज, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी सर। वीडियो सभी लोग ऑन रखो भाई। तो हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर तो बोले थे आर ओ के साथ करने का। तो आर ओ का जो 7th 8th से आता है वो तो क्लियर हो जाएगा अगले 1 महीने के बीच में ही। लेकिन जो यूपीएससी के लिए देखें तो ब्रॉडर सिलेबस है उसमें, और तरीके से सवाल पूछता है जिसमें आप जो ट्रिक वगैरह मार्केट में, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं, तो वो जो ट्रिक पढ़ाते बताते हैं, तो वो ट्रिक यूपीएससी के लेवल पे लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो सवाल यूपीएससी फ्रेम करती है उसमें ट्रिक के, जैसे यूपीएससी को भी पता है कि लोग ट्रिक किस तरीके से बनाते हैं, जो लूप को डीप बनाया जा सकता है, तो वहां से लोग ट्रिक बना के उसको क्रैक करते हैं। तो ये सब देता ही नहीं है कि जिससे आप ट्रिक लेवल फोकस, तो आता भी नहीं है। तो ये मैं सिर्फ बेसिक लेवल से ही पढ़ाऊंगा, जो कि एनसीईआरटी कह लें या कोई भी टेक्स्ट बुक जो हमारे लिए अवेलेबल है,
तो उनके सिलेबस के हिसाब से ही चीजें होंगी। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि क्लास 6 की एनसीईआरटी से लोग जिनके पास क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो खोल लें। पीडीएफ भी ग्रुप में आज हम लोग उसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी का कोशिश करेंगे कि 2-3 चैप्टर की संख्याओं की जानकारी, फिर पूर्ण संख्याएं और संख्याओं के साथ खेलना। तो जो चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लोग कैसे ये संख्या के बारे में जाने या संख्या के इस्तेमाल की शुरुआत कैसे हुई। जब आदि मानव का स्टेज रहा होगा तो उस समय लोग हैं कि शुरुआत में मानव संग्राहक था, खाद्य संग्राहक के स्टेज पे था और शिकारी था रहेगा। तो कोशिश करेगा, उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना शिकार हो गया है, क्या हमारे लिए पर्याप्त था या नहीं। तो उस हिसाब से वो लोग हम लोग मान सकते हैं कि पहले शुरुआत में उन लोगों ने लिया होगा कि जैसे एक जानवर मारा या कुछ एक का संग्रहण किया तो उसने एक का निशान लगाया, के लिए एक और लगा दिया, तीसरे के लिए एक और लगा दिया, ऐसे करके गिनते होंगे। लेकिन जब संख्या उनके पास ज्यादा जाएगी तो उसको कैसे जमा करेंगे। तो उन्होंने इसका गट्ठर बनाया होगा, गट्ठर बना देंगे, मान लेंगे कि उसके बराबर वो रख रहे हैं चीजों को। तो इसके बाद 10 यूनिट उसके पास है, बस ये जानता था कि मेरे पास एक गट्ठर है। अगर वो खुद भी 10 आदमी के आसपास है, 12 आदमी के आसपास है, तो उनको पता था कि हम एक गट्ठर और 2 टूटे हुए और चाहिए। तो ऐसे करके वो संख्याओं का निर्धारण करता होगा, उसमें अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से चीजों को जमा करता होगा। धीरे धीरे जब उनका समूह बड़ा होगा, कबीला बड़ा होगा, तो उसमें वो देखेंगे कि हमारे लिए तो ये संख्याएं छोटी हो रही है। हम गट्ठर में भी कंफ्यूज होंगे, वो कि ऐसे ऐसे गट्ठर वो बनाते हैं तो उनके पास ज्यादा जगह की आवश्यकता होगी और वो इसको लिखेंगे हमेशा कुछ ना कुछ कि कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उन लोगों ने धीरे धीरे करके ये बात समझनी शुरू की होगी कि हम इसको किसी तरीके से फ्रेम करें, और फ्रेम करने के दरमियान ही उन्होंने दशमलव पद्धति जैसी पद्धति का विकास किया होगा, और भी कई तरह की पद्धतियां उस समय रही होंगी। कहीं कुछ और तरह की पद्धति होगी, जैसे हम लोग कभी रोमन पद्धति का नाम सुनते हैं, कभी दशमलव पद्धति का, मतलब ये इस तरह की अनेकों तरह की पद्धतियां का नाम सुन सकते हैं पुराने इसमें। और दूसरा हम लोग को ये भी नहीं पता कि कई सारी आपकी वॉइस में ब्रेक हो रही है। अभी सही आ रही है आवाज? हाँ अभी सही आ रही है, लेकिन थोड़ा बीच में फिर भी ब्रेक हो गया, आधी चीजें समझ में नहीं आई। कहाँ से चीजें समझ नहीं आई, थोड़ा सा बताइएगा। रोमन पद्धति से पहले जो सा आपने बताया। हाँ, तो ये कि जैसे वो लोग जब, अब मान लीजिए उन्होंने इसके लिए एक पार्टिकुलर, अब मान लीजिए या तो उन्होंने एक तो बाद में लिखा गया है, शुरू में हो सकता है उन्होंने इसके लिए कोई इस तरह का निशान बना लिया हो,
या तो उन्होंने स्टार का निशान बना लिया हो, कुछ भी बना सकते हैं। वो जो उनके आसपास जो चीज को वो देखते रहे होंगे, या एक बिंदु ही बना देते होंगे, कुछ भी बना लेते होंगे ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि हमारे पास इतना है। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि सभ्यताएं जो खत्म हो गई, तो उनके पास संख्या के गिनने के लिए क्या प्रणाली रही थी। अभी हमारे ओके पास कई प्रणालियां हैं, जैसे हम लोग जानते हैं एक रोमन सिस्टम है, फिर डेसिमल सिस्टम है, एक इंटरनेशनल सिस्टम अभी पॉपुलरली जाना जाता है। 3 तरह के सिस्टम अभी हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। तो इस तरह की कई तरह के सिस्टम रहे होंगे, और जब संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान हुआ होगा, तो उसके बाद जो सबसे सरल लगा उसको सभी ने अडॉप्ट कर लिया। जैसे दशमलव प्रणाली है, उसको अब लगभग सारे जगह अडॉप्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पद्धति को सारे जगह अडॉप्ट कर रहे हैं। दोनों में थोड़ा मोड़ा का अंतर है, वो भी पता चल जाए कि वो अंतर क्या है। ओके जैसे अब आप अगर उस चैप्टर को उठाएं और उसमें अगर कोई हल्का रीडिंग दे सकते हैं, तो आपकी वॉइस ब्रेक हो गई यहाँ पे, आपने क्या बोला फर्स्ट चैप्टर के बाद? फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ सभी लोग खोल लें, ओके ग्रुप में भेज दिया है मैंने। अब जब उनके पास मतलब हम लोगों ने जब ये सीख लिया कि हमारे पास पद्धति है कि जैसे अभी दशमलव पद्धति में देखते हैं, तो उसमें आधार 10 का होता है। जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं, तो इसका आधार जो है ये सीधा इकाई के स्थान पे आता है। तो हम लोग इसका 4 ही लिखते हैं, ये 2 है, ये दहाई के स्थान पे आता है, तो इसका मतलब 20 होता है। और ये सैकड़े के स्थान पे आता है, जिसका मतलब 100 होता है। हम लोग इस चीज को सीख चुके हैं। अब अगर ये संख्या मिलती है तो हम लोग इसको तीनों को जोड़ के 124 निकाल लेते हैं आसानी से। ये जो 124 का इन्होंने जो है स्थानीय मान बताया, वह आपकी समझ में आया सभी लोग? सर बीच में वॉइस ब्रेक हुई है, मैं ये पूछना चाह रही थी, दोबारा से एक बार समझा देंगे इसको? अभी सिर्फ इतना मैं ये बता इसमें होता क्या है, एक मिनट सूरज, हर अंक जब कोई एक अंक लिखा जाता है तो उसको हमने बचपन से बाएं से दाएं की ओर गिनने की हमें पद्धति सिखाई गई है। बहुत छोटी सी बात, ये कक्षा 6 में जा रहे हैं, मैं थोड़ा और नीचे आ रहा हूं, तो बाएं से दाएं की तरफ चलने की पद्धति सिखाई गई है। और उसको हम कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब है, और चलते जाते हैं। शंख, महाशंख, पदम, महापदम, चलती है ना ये पूरी संख्या। जब हम इस परंपरा में चलते हैं तो हमको ये होता है कि हर अंक जो होता है उसके मतलब इकाई में एक ही अंक है, दहाई में तो शून्य लग जाता है, सैकड़ा में उसके बाद 2 शून्य लग जाता है, हजार में उस अंक के बाद 3 शून्य लग जाता है। तो इसी तरह से 124 में हर अंक का वो जहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखा हुआ है उसको उसका स्थानीय मान बोलते हैं। ओके एक शब्द आएगा स्थानीय मान, तो इकाई वाले का स्थानीय मान कितना होगा? जितना वह अंक है केवल उतना ही होगा। लेकिन दहाई में उस अंक के आगे शून्य लगा करके उसका स्थानीय मान निकालते हैं, और सैकड़ा में 2 शून्य लगा करके निकालेंगे। ठीक है? ये इसी चीज को जो है सूरज बहुत बेसिक, आपके हवाले, आप इस क्लास को जो कैरी ऑन करिए। वैसे स्थानीय मान और अंकीय मान आगे आने वाला है, तो इसलिए मैं सर उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया था फिलहाल। नहीं, जब आपने तोड़ दिया ना 124 को, तो फिर ये बताना होगा कि वो 100 क्या है, वो 20 क्या है, तो वो स्थानीय मान शब्द का प्रयोग करेंगे, तभी वो उसको जो है कल लोग कनेक्ट करेंगे। जी सर, ठीक है सर। तो अब उस चैप्टर में देखेंगे कि आगे लिखा हुआ है हम में से बड़ी कौन। मुझे लगता है मैं दफा हो जाऊं इस क्लास से, तो मैं डिस्टर्ब कम करूंगा, मुझे बाद में आप लोग कनेक्ट करिए।
सर आप रुक जाइए, नहीं तो वैसे तो सर आपके सामने हिचकिचा। सर आप रहिए प्लीज क्लास में। चलो शुरू करो सर। तो आप ये समझ गए होंगे कि उन्होंने संख्याओं को समझना कैसे शुरू किया। जैसे सर हम तो आगे बताना चाह रहे थे कि स्थानीय मान और अंकीय मान ये सब क्या होता है, लेकिन सर ने बता दिया तो उसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर ही लेते हैं। जैसे उन्होंने जब कोई, अब मान लीजिए कोई गुट गया, अब या राजा के दौर में हम लोग जैसे ही प्रवेश करेंगे तो उसके पास बड़ी संख्या में चीजें आएंगी। अब मान लीजिए उसने एक सामंत को कहा कि आपको 20 बकरियां देनी है। किसी का इलाका ज्यादा रहा तो उसको बोला कि आपको 24 बकरियां देनी है। किसी का इलाका छोटा रहा या किसी को हम पुरस्कृत करना रहा, जैसे मान लीजिए ये पढ़े होंगे कि सामंतों के साथ होता था कि जो सामंत ज्यादा सेना देता था उसको उतना ही कम कर देना पड़ता था। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो बेहतर काम राजा को खुश कर देते थे, उनके लिए जो ये कर होता था वो माफ ही हो जाता था। तो ऐसे मान लीजिए अब कई एक जगह से कोई 6 लाके दिया, कोई 12 लाके दिया, ऐसे करके कोई लाके दे रहा है। तो आपने कल पढ़ा एक संग्राहक। अब अगर उसके पास लोगों ने जो कर जमा करके लाने वाले लोग हैं उन्होंने लाके इस तरीके से दिया, तब ये मान लीजिए इसके लिए उन्होंने 2 लिखा होगा, इसके लिए 2 लिख के और उसके नीचे 4 लिख दिया होगा, इसके लिए 6 लिखा होगा और आगे 0 लिख दिया होगा, इसके लिए 1 और 2 लिख दिया होगा। इसका मतलब हम सिर्फ ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय उनके पास संख्याएं नहीं थी तो उस समय वो कैसे कर रहे होंगे। किसी भी तरीके से वो इस बात को समझ रहे हो कि हमको ये 24 लिखना है, मतलब उनके उनके पास 24 की संख्या में चीजें आई। इकाई के स्थान पे 4 था तो उन्होंने ये देखा कि टूटा हुआ 4 है। हमारे जैसे हम लोग जब जोड़ते हैं, जैसे ही अब मान लीजिए 124 में जब बच्चे में हम लोग जोड़ते थे, मान लीजिए 229 जोड़ना होता तो हम लोग क्या करते थे, 9 4 13 हुआ तो उसके लिए 3 कहते थे और हाथ में रखते थे 1, तो पहले ही इसको हाथ में रख लिया करेंगे। अब इस तरीके से वो चीजें करते हुए वो लोग कहीं पे इसको जैसे लिखा तो उन्होंने ये मान लीजिए 2 जो आया ये इसके लिए स्थानीय मान का काम कर रहा था। तो ऐसे करके वो चीजों को अरेंज करते थे और लिखते लिखते अब राजा के पास संख्याएं बड़ी होने लगेंगी। जैसे मान लीजिए जिस राजा के पास 100 सामंत होंगे तो और ऐसे ऐसे संख्याएं मिलते मिलते उनके पास हो सकता है कभी कभार 1000 से भी ज्यादा चीजें आ जाती होंगी, कभी कभार 10,000 से भी ज्यादा चीजें आ जाती होंगी। तो जैसे ही संख्याएं बढ़ती जाएंगी, जितना उनके पास संख्याएं बढ़ेंगी उनके लिए समस्या बढ़ती जाएगी कि वो उसको लिखें कैसे। और जैसे जैसे उनके लिए समस्याएं बनेंगी तो हमने अभी हम लोग जो जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उस तरीके से हम लोग एडॉप्ट करते जाएंगे चीजों को एडॉप्ट करने में हम देखेंगे कि भाई उन्होंने कोई संख्या को एक स्पेशल तरीके से लिखना शुरू कर दिया कि जैसे मान लीजिए 1294 है। अब इसको अब हम लोग एक देखते हैं कि भारतीय पद्धति और इंटरनेशनल पद्धति पे सीधे आते हैं। हम लोग इसको पढ़ते क्यों है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसकी भी उन्होंने कोई सिस्टम, इसका भी उन्होंने कोई सिस्टम डेवलप किया होगा। तो इसके लिए मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ये इकाई स्थान पे है, ये दहाई स्थान पे है, ये सैकड़े के स्थान पे है, ये 1000 के स्थान पे है और ये 10,000 के स्थान पे है। तो इसको बोलते होंगे 3 इकाई 6 दहाई, ऐसे भी नहीं बोल सकते, उनके लिए इसको भी बोलना कठिन हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसको और डेवलप करेंगे, जो लेटर स्टेज में देखेंगे। आप जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी जब देख रहे होंगे पीडीएफ में, तो अभी तक बताइए आपने उसमें कुछ रीड करने की कोशिश की क्या? नहीं अभी नहीं की। इसमें हल्का सा रीडिंग लीजिए। जैसे इन्होंने जब फ्रेम किया है तो सबसे पहले बताया कि वस्तुओं को गिनना हमारे लिए सरल है। अब
अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, और इन संख्याओं का संख्यांकों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। अब इसमें संख्या और संख्यांक दो शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो संख्या क्या है और संख्यांक क्या है? जैसे हम इसको पढ़ते हैं 24,763, तो 24,763 संख्या हो गया, और संख्यांक क्या है? तो 24763। समझ गए? हाँ। इसके बाद है कि हम उपयुक्त संख्या नामों का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। क्योंकि अब जैसे 24,763 शुरू में अगर मान लीजिए कि कोई कबीला का सरदार ही था, उसको इतनी संख्या में चीजें मिल जाती, तो ना तो उसका कोई सहयोगी बता पाता कि ये कितनी संख्या है, और ना ही वो खुद इसको पकड़ सकता था कि उसके पास कितनी संख्या आ गई है। तो जैसे जैसे सिस्टम डेवलप हुआ, तो उन्होंने बड़ी बड़ी संख्याओं को भी आसानी से बोलना सीख लिया। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है। जैसे जैसे मानव ने उन्नति की, वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई, और इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेजी से हुआ। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। संख्याएं हमारी सहायता यह बताने में करती हैं कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह बड़ा है। जैसे हम 24,763 देखें, 1294 देखें, 36 देखें, इस तरीके से जब संख्याएं देखते तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे पास जो कलेक्शन है, संग्रह है, वो कितना बड़ा है। और वस्तुओं को पहले, दूसरे इत्यादि के क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती है। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। भिन्न 5 स्थितियों को लिखिए जिनमें हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ऐसे हमने अभी तक 1 2 3 और 1 2 तरीके का और देख लिया। भैया आगे पर तो गंदी संख्याओं से तुलना ये बता रहे हैं कि अब आपको मान लीजिए इन्होंने सीधे सीधे लिखा कि इस संख्या को कैसे तुलना करेंगे। यहां से इन्होंने विषय में प्रवेश कर लिया। जैसे पहले हम लोग भी भूमिका के तौर पे शुरू किए कि गिनना उन्होंने कैसे शुरू किया था, तो ऐसे ही अब उनके पास अब संख्याएं आनी शुरू होंगी। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, कुछ संख्याएं इसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। अब इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। बताइए इस पूरे में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? नौ 38। अब निधि बताएंगी कि सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें। दो 238। इसमें दूसरे क्रम पे आने वाली, मतलब सबसे बड़ी में दूसरी संख्या कौन सी है? धार्मिक 8। नहीं, 389। ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। मुझे साइड लास्ट वाले दिख नहीं रही है। 832 के बाद, अच्छा 832 89।
क्या 832। ऊपर 893 भी है ना? अनूप अनूप आप बताइए कि इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन थी? नहीं, ऊपर भी लिखी हुई है 893, वो होगी सेकंड वाली, ये थर्ड होगी 832। हाँ चलिए ठीक है। हम्म, सोचे, उसका वजह बताइए कि कैसे आपने किसी संख्या को बड़ा माना और कैसे किसी संख्या को आपने छोटा माना। इसमें आपने सबसे मेन जो ध्यान दिया वो किस बात पे ध्यान दिया कि आपको लगा कि ये सबसे छोटी संख्या होगी? पहले हम लोग ने देखा कि पहले सैकड़े पे कौन सी, मतलब पहले सब सैकड़े तक थी, कितने 6 है, 6 मतलब 6 भी है, तो टोटल है सबकी सैकड़े अंक पे देखे तो सबसे मतलब जो सबसे बड़ी सैकड़े अंक पे थी पहले उसे बताए। इसके अंकों के योग के माध्यम से हमने देखा कि जैसे 938 का जो योगफल आया है वो 20 है और 238 का है वो 13 है। तो अच्छा, इसलिए अगर आप वैसे देख रहे हैं तो अंक हमने लिख दिया 289। अब ये क्या बड़ी है बाकी से? किससे बड़ी है? मतलब आपने बोला कि हम ये तीनों अंकों को जोड़ दिए और उसमें हाँ। सबसे बड़ी थी उस हिसाब से देखे, तो क्या 289 इसमें सबसे बड़ी नहीं लग रही है? नहीं, ऐसा नहीं मैंने बोला कि इनके जैसे आपने 938 बोला, 938 को प्लस किया, 9 + 3 + 8, तो उसका जो योग आया उसके हिसाब से मैंने इसको बड़ा और छोटा काउंट किया है। ये दोनों तो बराबर है, इवन ये भी बराबर है। हमने इसीलिए जानबूझ के एक ही तरह की संख्या ली जिसमें अंक समान रहे और सिर्फ उनका स्थान मतलब जो है स्थान बदल दिया। तो संदीप सही तरीका बताए थे। संदीप बताए कि उन्होंने देखा कि सैकड़े पे सबसे बड़ा कौन है। तो अगर किसी संख्या को सबसे बड़ा या सबसे छोटा जानना है तो उसका सरल तरीका यही है कि हम देखेंगे कि जो सबसे लेफ्ट में बैठा हुआ है, सबसे बाएं में बैठा हुआ है, अगर वहां पे सबसे बड़ी है तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इसमें तो सबसे बड़ी देखेंगे सबसे बाएं में, तो एक में 8 है, 2 है, 9 है, 3 है, 2 है, 8 है और 3 है। इसमें सबसे बड़ी कौन है? 9। इसमें सबसे बड़ी 9 है। तो चूंकि इसका जो इस स्थान पे बैठा हुआ उसका मतलब होता है कि वो उसमें 100 से गुना है, यानी 100 के 9 बंडल यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने गिनती को इसमें एडजस्ट किया होगा तो मान लीजिए कि उन्होंने 100 के लिए इस बंडल का इस्तेमाल किया और 10 के लिए इस बंडल का इस्तेमाल किया, तो उनके लिए ये मतलब हो जाएगा कि ऐसे ऐसे 9 बंडल बैठे हुए हैं, ये 9 बंडल है। अब 9 बंडल का मतलब कि सबसे बड़ी ये होगी, क्योंकि बड़ा बंडल है, गठरी बड़ी और सबसे बड़ी गठरी और सबसे ज्यादा मात्रा में, तो ये सबसे बड़ी हो गई। अब देख लेते हैं कि इसमें दो जो हमने घेरा लगा था उसको हटा देते हैं, ताकि अब जिसके बीच में कंपैरिजन करना है सिर्फ उसको लेंगे। अब हम कंपैरिजन करते हैं इन दो में, 893 और 832 में। अब इन दो में कंपैरिजन करते हैं, बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 893 और 832 में बड़ी कौन है? 893। बहुत बढ़िया। अब बताइए आपने इसको कैसे सोचा? आप लोग रुक जाइए, जो बताए हैं वो रुक जाइए। अनिका जी आप बताइए
कि अगर आपका आंसर ये था कि ये बड़ी है तो आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे थे? ये हमने इसका सैकड़े वाला अंक देखा ना, हाँ ये बड़ा है, हाँ इसलिए ये संख्या बड़ी हुई। फिर दाई वाले यहाँ पर तो दोनों में 8 है। नहीं, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों देखेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा आप ये अनूप, अब आप बताइए, क्योंकि हमको लग रहा है, आपको क्या लगा कि अनिका जी पूरा सही सही बता दी? नहीं भैया, दहाई वाला होगा, क्योंकि दहाई वाला जो अंक है वो सबसे बड़ा है। निधि, आप अनूप के आंसर से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब इकाई का अंक इसमें देखा गया और दहाई का, दोनों ही देखे गए हैं, क्योंकि मतलब 893 में जो दहाई का अंक है वो 9 है और इकाई का अंक 3 है, लेकिन यहीं पे 832 में इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 3 है, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। चलिए ठीक है, कुछ कुछ सही आंसर है। अब आप बताइए संदीप, आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अब मान लीजिए जो तरीका निधि बताएं, अब हम पहले एक बार संदीप से जान लेते हैं, आप बताइए। पहले हम लोग ने सैकड़ा देखा तो दोनों ही इक्वल थे, फिर उसके बाद हम लोग दहाई का देखेंगे, वो अगर इक्वल है तो अगर इक्वल रहेगा तो हम लोग इकाई का देखेंगे, लेकिन दहाई का जो इक्वल नहीं है तो 9 बड़ा है 3 से। ये सही तरीका है। अगर हमको कोई संख्या में बड़ा देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अब अगर गुच्छा बड़ा छोटा कर दें, जैसे अब गट्ठर, मान लीजिए उनके पास गट्ठर बदले, उस तरीके की स्थिति में लेके आते हैं ताकि ये बड़ा छोटा पहचानेंगे कैसे, इसमें अब आसानी हो, एक बार में ही चीजों को देख लें हम लोग। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को कौन सी लग रही है? इसमें पहले तो ये बताइए कि 4 अंकों की संख्याएं कितनी है? अनूप, आप बताइए 4 अंकों की संख्याएं कितनी है? 4 है। 4। कौन कौन? 2832, 9382, 2892। क्या इन्होंने सही बताया अनिका जी? मैं अभी थी नहीं यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं। सवाल अभी ये था कि इसमें 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। अनूप ने भी यही बताया था। धात्री, आप बताइए कि कितनी संख्याएं हैं, क्या इन्होंने सही बताया है? हाँ जी, 4। प्रीति, आप बताइए क्या इन्होंने सही बताया है? 3। संदीप, प्रीति बता रही है कि 3 है। सही है, प्रीति जी सही बता रही हैं। संदीप सही है? हाँ हाँ, 3 होगा, 3 3 3, मेरा भी 3 है। हम रुक जाइए, आप अभी निधि से सवाल। नहीं, मुझे तो 4 ही नजर आ रही है, मतलब आप 2 मिनट थोड़ा साइड हो जाए ठीक ठीक, तो फिर नहीं, 4 ही नजर आ रही है। 4 ही नजर आ रही है। जो बता रहे थे कि 4 नजर आ रही है, उनसे एक गलती हुई है। इसमें देखिए, हमने जो 1000 के स्थान पे 0 रखा है, या 0 अगर
हजार के स्थान पे 0,000 अगर इसको पढ़ेंगे तो 0,832। तो जीरो पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब बनता है? नहीं। नहीं। अगर कोई संख्या हो और उसके सबसे बाईं ओर जीरो हो तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो वस्तुतः इसमें कितनी 4 अंकों की संख्याएं थी? इसमें 4 अंकों की 3 संख्याएं थी। ठीक है। ओके ओके। अब कंपैरिजन करने का जैसे संदीप ने बताया था जो तरीका कि हम देखेंगे कि बड़ी संख्या के लिए ये देखेंगे कि सबसे पहले जो गुच्छा है देखेंगे किसमें सबसे ज्यादा अंक लगे हुए हैं। जैसे इसी को कंफ्यूज करने के लिए हमने यहाँ 0 लगाया था, मान लिया डबल 0 लगा दिया। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या इस गुच्छे में कौन है? धार्मिक। हाँ 9382। चलिए सही है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सब गुच्छा सबसे बड़ा किसमें है और वैलिड भी होना चाहिए। जैसे इसमें हमने 2 0 लगा दिया था तो इस 0 का कोई मतलब नहीं। भले 5 अंक की संख्या दिख रही है लेकिन असल में 5 अंकों की संख्या ना होके ये 3 अंकों की ही संख्या है। तो जिसमें एक तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा अंक किसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो सबसे ज्यादा अंक इस्तेमाल हुए इसमें, इसमें और इसमें। तो इन 3 संख्याओं में अब हो जो सबसे बड़ी संख्या आएगी इन्हीं 3 में आएगी और सबसे छोटी संख्या में सबसे कम अंक इस्तेमाल हुए होंगे तो वो है सबसे छोटी में देखेंगे तो इनमें सबसे छोटी 36 हो जाएगी। अब हम डिसाइड करने का जानते हैं तरीका कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो सकती है और कौन सी संख्या सबसे छोटी हो सकती है। अब अगर हम बड़ी संख्या को देखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि जो सबसे बाएं स्थान जो सबसे बड़े गट्ठर हैं 9382 3893 2892 इसमें जो सबसे बाएं वाले स्थान पे है उसमें सबसे बड़ा कौन है? स्थानीय मान में जानेंगे कि ये 1000 के स्थान पे है। इन सब में 1000 आ रहा है और बाकी सब में 1000 नहीं आ रहा। तो जिसमें 1000 आ रहा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखने की कोशिश करेंगे जबकि सबसे बड़ी संख्या कौन है तो चूंकि सबसे बड़ा अंक 9 है इन तीनों में 1000 के स्थान पे तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। हम बाकी पे ध्यान देना यहाँ पे बाकी पे ध्यान नहीं देंगे। जैसे कि निधि ने बताया था कि हम सारे पे ध्यान देंगे तो अगर मान लीजिए अगले में 8 और 3 पे ध्यान दे देते तो लगता कि इसमें कौन बड़ी है, इसमें तो 8 बड़ी हो जा रही है। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था और दूसरा समय भी जाया होगा। समय जाया मतलब समय बर्बाद होगा। अब आपके पास 10 अंक दिए हुए बड़े बड़े अंक दिए हुए 10 संख्याएं दी हुई बड़ी बड़ी संख्याएं दिए हुए हैं। अब उसमें आपको पता लगाना है कि सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1000 के स्थान पे या जो सबसे बायां है उन संख्याओं में सबसे बड़े गट्ठर में सबसे बाएं ओर जो है उसको देखेंगे। उसमें जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इन गुच्छे में इन संख्याओं में सबसे बड़ी 9382 होगी क्योंकि 1000 के स्थान पे सबसे बड़ी अंक 9 है तो ये सबसे बड़ी होगी। अगर मान लीजिए हम संख्याओं में हेरफेर कर दें, हम इसके भी 1000 के स्थान पे 9 लेके चले जाएं, इसके भी 1000 के स्थान पे 9 लेके चले जाएं और इसके तो 1000 के स्थान पे 9 ऑलरेडी है। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे? अगर स्थिति ऐसी आ गई कि 1000 के स्थान पर तीनों में समान अंक है मतलब कि हम इस स्थान से मतलब सबसे बड़े वाले गट्ठर से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब अगर इस स्थिति में नहीं कर सकते तो उससे एक स्थान दाएं की ओर शिफ्ट होंगे। अब देखेंगे कि एक स्थान दाएं में 8 1 के साथ है, दूसरे में भी 8 है, तीसरे में 3 है। अब जब
तीन में 2 में 8 और 1 में 3 है, तो देखेंगे सबसे बड़ी कौन है दोनों में, तो दोनों में तो ये तीनों में 8 बड़ी है, 8 है 2 में। अभी भी हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, कर सकते हैं क्या? नहीं, तो फिर हम इसका इकाई का अंक देखेंगे। अभी इकाई कैसे पहुंच जाएंगे? अभी तक हम सैकड़े पे पहुंचे थे, अब पहुंचेंगे दहाई के स्थान पे। हाँ, ठीक है। क्लैश कर रहा है, ये दोनों भी क्लैश कर रहा है, तब देखेंगे दहाई के स्थान पे। मतलब जैसे ही लगा कि शुरुआत में बराबर आ रहे हैं तो हम दाएं की ओर शिफ्ट होते जाएंगे। अब देखिए कि इसमें दहाई के स्थान पे 9 है और इसमें दहाई के स्थान पे, इसमें भी दहाई के स्थान पे 9 है। अब ये भी बराबर है, तो ये बराबर है, तो यहां से भी डिसाइड नहीं हो सकता। तब जाएंगे इकाई के स्थान पर, जो इन दोनों में बड़ा है उसकी संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इकाई के स्थान पे यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9893। ऐसा करने में हमारा समय बचेगा। एग्जाम में अगर 5 अंकों की संख्या दी हुई और बाकी सारी 4 अंकों की संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों वाली हो जाएगी। यानी सबसे पहले देखेंगे कि संख्या में कितने अंक इस्तेमाल हुए हैं। अगर उससे डिसाइड नहीं हो पाता है तो जो सबसे ज्यादा अंकों वाली संख्याएं होंगी उनको छाट लेंगे, बाकी को साइड कर देंगे। जैसे ही सबसे बड़ी संख्या देखा कि 4 अंकों वाली संख्या 3 है, तो हमने सिर्फ इस पे फोकस किया, बाकी को देखा ही नहीं। तो फोकस किस पे करेंगे कि सबसे ज्यादा अंकों वाली कितनी संख्या है, तो सबसे ज्यादा अंकों वाली संख्या 3 थी, तो हमने उस पर फोकस किया। अब उसमें भी बाएं से शुरू किए कि बाएं के स्थान पर सबसे बड़ी अंक किस में है, और वो रिपीटिशन की स्थिति में धीरे धीरे दाएं की ओर आते गए और देखें कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, और उसी क्रम में हमने उसको सजा लिया। अब अगर इसको हम कहें कि इसको आरोही क्रम में लगाएं, आरोही क्रम समझते हैं? जी भैया, बढ़ते हुए क्रम। ऑर्डर, बढ़ती हुई संख्याओं का समूह। तो अगर हम इसको करें आरोही क्रम में करें, सूरज जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। भैया ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये सबसे बड़ी संख्या डिसाइड करने वाले तक पहुंच गए थे। हाँ, अब देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया था। सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया कि आपने कहा कि आरोही क्रम में बढ़ती हुई संख्या की क्रम में रखने का होता है, बस उससे आगे का नहीं समझ में आया। आरोही में बढ़ते हुए संख्या, जो संख्या सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले आएगी। आरोही क्रम को हम अगर डिसाइड करना चाहें या समझना चाहें कि कैसे समझेंगे, तो हम एक सीढ़ी बना लेते हैं। अगर हम इधर से ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो हम आरोही में जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे बड़े स्थान पे जा रहे हैं वैसे वैसे संख्या बड़ी हो रही है, वो हो जाएगा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर आरोही क्रम में इसको सजाना चाहें तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? 36। चलिए सही है, पहले स्थान पे आएगी आरोही क्रम में। अब बताइए इसमें दूसरे स्थान पे कौन आएगी? अनु 389 238 38। हाँ 38 आएगी दूसरे स्थान पे। अभी जैसे देखिए हमने जब ये देखना शुरू किया तो हमारे पास अभी पहले तो सबसे छोटी संख्या सबसे कम अंकों वाली संख्या हो जाएगी, तो 36 इसमें लिखा हुआ है, तो पहले स्थान पे 36 आ जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं कि सैकड़ा वाले 4 हैं, 3 अंकों वाली 4 संख्याएं हैं, तो इसमें जो सबसे
छोटी होगी वो दूसरे क्रम पे आएगी। तो इसमें सबसे छोटी डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे संदीप आप बताइए कि अगर समान अंकों की संख्याएं दी हुई है और सबसे छोटी संख्या निर्धारित करनी है तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? पहले देखेंगे वो कितने अंक का है। अगर सैकड़ा तक है मतलब कि 3 अंक का है तो पहला तो सैकड़ा देखेंगे। अगर सबका मतलब कि सेम है तो उसके बाद दहाई देखेंगे। दहाई अगर सेम है तो उसे भी छोड़ देंगे। फिर होगा जाएगा तीसरे नंबर पे इकाई, उसी को मतलब सबसे छोटा अंक मानेंगे। जैसे हम लोग बड़ी संख्या में देख रहे थे कि जो सबसे बाएं में सबसे बड़ी थी उसको सबसे बड़ी मान रहे थे, तो इसका मतलब है कि अगर बाएं में सबसे छोटी संख्या है, बाएं में सबसे छोटा अंक है, तो इसका मतलब है कि वो संख्या छोटी हो जाएगी। तभी इन चार में देखेंगे सैकड़े के स्थान पे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है और इसमें 3 है। इन अंकों में सबसे छोटी है 2। अब इन अंकों में सबसे छोटी 2 हो गई तो यह आएगी दूसरे नंबर पे। उसी तरीके से देखेंगे तो तीसरे नंबर के लिए 3 संख्या बची जिसमें सैकड़े के स्थान पर 2 अंक बराबर है 3 और बाकी 8 ये बड़ा है। अब 3 है तो जैसे संदीप ने बताया कि उसके बाद दहाई की ओर देखेंगे तो दहाई में भी बराबर संख्या है। अब आएंगे इकाई पे। इकाई पे जैसे ही आएंगे तो एक पे 9 है और एक के इकाई स्थान पे 2 है और इसमें सबसे बड़ी 9 है और चूंकि हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो सब इनमें छोटी 382 है, 382 है। तो ये तीसरे नंबर पे लिखना शुरू ही कर देते हैं। यहाँ 36 है और उसके बाद 238 है और उसके बाद 382 है। डिलीट भी करते जाते हैं साथ के साथ ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। हम दूसरे स्थान पे हमने इसको उठा के ले आए, तीसरे स्थान पे उठा के ले आए। अब डिसाइड करना है कि चौथे स्थान पे कौन होगी। 3 अंकों की 2 संख्याएं बची। 3 अंकों की जो 2 संख्याएं उसमें सैकड़े का स्थान पे एक में 3 है और एक में 8 है। सबसे छोटी ये रही, 3 छोटी है तो इसको उतार लेंगे चौथे के स्थान पे 389। 389 हटते ही छोटी बन गई 832। तब इसके बाद हम लोग 832 को उतार लेंगे, ये भी डिलीट हो गई। अब 3 संख्याएं बची, इसमें सबसे छोटी देखनी है तो चूंकि इकाई स्थान पे तीनों में बराबर, सैकड़े हजार के स्थान पे तीनों में बराबर है तो अब देखेंगे सैकड़े के स्थान पे, सैकड़े के स्थान में ये दोनों बराबर लेकिन ये कम है, ये कम है मतलब ये आएगी। अब उसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें दहाई के स्थान पे भी 9 है तो ये यहां से डिसाइड नहीं हो सकता। इकाई पे देखेंगे तो इकाई पे एक में 2 है और एक में 3 है तो सब इसमें छोटी होगी 9892 और सबसे बड़ी हो जाएगी 9893। तो ये हो गया बढ़ते क्रम, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। अब लग रहा है कि हम धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया अगर इसको हम एक और क्रम होता है कि अब मान लीजिए हम जब अभी चढ़ रहे थे अब हमको उतरना शुरू करना है। उतरने का मतलब है कि ज्यादा बड़ी संख्या से कम मतलब छोटी संख्याओं की ओर धीरे धीरे आना है। इसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम, हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। क्योंकि ये हमने पहले डिसाइड कर रखा है ये आरोही क्रम लिखा रखा है तो यहाँ पे आरोही क्रम कर देते हैं। अब वैसे ही एक और क्रम होता है उसका नाम होता है अवरोही क्रम।
डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें बड़ी संख्या को पहले रखेंगे और जैसे जैसे संख्याएं छोटी होती जाएंगी उसको पीछे की ओर रखते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह कि हम सबसे बड़ी संख्या पे हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या। अवरोही क्रम का मतलब सीढ़ी से नीचे की ओर उतरना। अब हमको पहले ही पता है कि इसमें जो सबसे लास्ट में वो सबसे बड़ी है, तो जैसे हमने बड़ी संख्या डिसाइड करना शुरू किया था उसी तरीके से सबसे बड़ी इसमें 9893 है। क्योंकि आप लोग ये जान चुके हैं कि बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, तो अब इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर इसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है? नहीं। नहीं भैया। तो इसके बाद हम सीधा जो बड़ी संख्या है उस हिसाब से क्रम से उतार देते हैं। अब मान लीजिए कि ये इधर से बढ़ता हुआ क्रम था तो इधर से घटता हुआ क्रम है, तो 9892, इसके बाद 9382, इसके बाद 832, इसके बाद 389, इसके बाद 382, इसके बाद 238 और 36। ये हो गया अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर या घटता क्रम। यहां तक समझ गए? शायद पहले चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्याएं कौन है और छोटी संख्याएं कौन है। अब आते हैं, पहले चैप्टर में इतना ही था और भी कुछ था। उसमें एक जगह दिया हुआ था, 4-5 संख्याएं दी हुई थी, उसको आप लोग बढ़ते क्रम में एक बार लिखिए, फटाक से लिख के और मैसेज कीजिए। कौन सी वाली? जो 8। चैप्टर जो था उसमें हाँ। था कि हम में से बड़ी कौन, उस कॉलम में जो जितनी संख्याएं दी हुई है उसको बढ़ते क्रम में लिखिए। जैसे इसमें प्रयास कीजिए लिखा हुआ है, पेज नंबर 3, तो उसमें जो प्रयास कीजिए में लिखा हुआ है ABCD 4 ऑप्शन है। तो ए वाले को और बी वाले को ए वाले को कीजिए बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में, बी वाले को कीजिए अवरोही में, सी वाले को भी अवरोही क्रम में रखिए, और डी वाले को रखिए आरोही क्रम में। इसमें तो है, प्रयास कीजिए जो सा आपने बोला 3 नंबर पेज पे जो पहला जिसमें 1.2.1 वाला या पहला उसके जो है, ऊपर इसमें जो पहला है उसी को कीजिए। पहला कौन सा? वो 4536 वाला। हाँ हाँ हाँ, इसमें ABCD है, तो ए वाले को हाँ। क्रम में, बी वाले ग्रुप को अवरोही क्रम में, सी वाले को भी अवरोही क्रम में और डी वाले को आरोही क्रम में। ये जल्दी से करके दीजिए। ए और डी आरोही। हाँ, ओके। ए और डी आरोही और बी और सी अवरोही। ओके। क्या बोलना? ए और डी आरोही में और बी और सी अवरोही में, है ना? हाँ, किन्हीं को इंग्लिश में देखना, अगर हिंदी नहीं, हिंदी में कन्वर्जन नहीं है तो इंग्लिश भी बोल देंगे, साइड में इंग्लिश भी।
आंसर आने लगा। ग्रुप में डालिए। अरेंज करके ग्रुप में डालिए फट से। दूसरे चैप्टर में क्या क्या? ग्रुप में मुझे भैया मिल ही नहीं रहा है वो, मतलब कि पीडीएफ खोले हैं पर तीसरे पेज पे समझ नहीं आ रहा है। कहाँ पर क्वेश्चन है उन्हें? कर लीजिए। एक सेकंड। बाकी लोग को मिल गया था क्या? हाँ जी भैया मिल गया। हाँ जल्दी से डालिए उसका आंसर। ग्रुप में स्क्रीनशॉट गया है, अब उसमें देखिए संदीप। हो गया क्या? चार्ज नहीं था। जल्दी से लाओ। पावर बैंक में लगाओ ना जल्दी से। सूरज जी, हाँ हाँ बोलिए। वो मैंने ग्रुप में भेजा, देखना एक बार। ठीक ठीक। ठीक है ठीक है। निधि का सही है। ऋषि को रख दे तो हो जाएगा।
इसका कैमरा बंद नहीं है क्या? बाकी लोग भी डाल दिए क्या ग्रुप में? क्या क्या करना था भैया, किसमें कौन वाला क्वेश्चन, कौन सा? फर्स्ट कर लिए वाला ना? जो है ना, प्रयास कीजिए। 3 नंबर पेज पे पीडीएफ में ना, उसमें आरोही और अवरोही, मतलब एक जो डी ऑप्शन है उसका आरोही क्रम बताना है, और जो बी और सी है उसका अवरोही क्रम बताना है। ओके। मेरे चेक करना भैया एक बार। सी जो आपने बनाया है धारवी, वो गलत है। और आपका डी भी गलत है। डी वाला तो भैया बढ़ते क्रम में करना था ना। तो आपने लास्ट जो 24,699 और 24,659 रखा है, तो उसमें 24,600। हाँ भैया, हाँ हाँ, मैंने जो थर्ड रखा वो फोर्थ में आना था। हम्म। समझ चुके हैं इसको अच्छे से कि कौन कहाँ पे आएगा। आपने बोला ना अभी डी गलत है उनका, मैं खुद का देखने लगी, पता नहीं मेरे को ही डाउट होने लग गया 1 मिनट में, और मेरी संख्याएं ठीक है अभी। हाँ हाँ, आपका ठीक था। अब जल्दी से आपको कुछ देर में ये कर ही लिए, तो अब आरोही क्रम और ये स्थानीय मान और अंकीय मान बता देंगे। और इसके बाद चूंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया, कल कोशिश करेंगे कि जल्दी चीजों को निपटाया जाए। कौन सा वाला? ये ऐसे मतलब पीडीएफ ओपन करके हम ऐसे आंसर नहीं दे सकते कि बता सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है सेकंड प्रयास लिखा है कि बिना पुनरावृत्ति का मतलब क्या होगा? पुनरावृत्ति का मतलब बिना दोहराए हुए। हेर फेर किए ना, बिना हेर फेर किए। हम्म। दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो 4 अंकों की इसमें 4 संख्याएं ए बी डी ई, तो उनके अंदर से सबसे बड़ी बतानी है, तो बी है, और सबसे छोटी जो है वो सी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसे बी है 9741, तो इन्हीं 4 से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। अच्छा, ए बी सी डी से नहीं मिलानी। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ए बी सी कैसे अलग अलग दिए, इनमें से पूरे में से एक छोटी वाली ढूंढनी है कि एक ऑप्शन ए में से ढूंढनी है। ऑप्शन ए में से ढूंढनी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है। ओके ओके ओके, मैंने उल्टा कर सोच लिया। ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जो ए ऑप्शन है इसका 2874, तो इसमें से जो सबसे छोटी है वो 2 है और सबसे बड़ी है वो 8 है। अगर इन दोनों को मिक्स कराए 28 अगर बनाया जाए, 2 अंकों की सबसे बड़ी ना सबसे छोटी संख्या, तो 28 आपको बनेंगे, 4 और को 2 यही अंकों की बनानी सबसे है। बड़ी संख्या 87 बन सकती है। माइक ऑफ है आपका। उसको अब बंद ही कर दो, बंद कर दो, चार्ज नहीं छोड़। तो जैसे इसमें पहला दिया हुआ 2874, हम्म
ये सबसे बड़ी और इसी में सबसे छोटी संख्या बनाना है, 4 अंकों की ही बनाना है। 4 अंकों की बनानी है। सबसे पहले तो ये एक चीज और देख लेते हैं, जैसे 2874 दिया हुआ है ए ऑप्शन में, 2874 4 अलग अलग अंक दिए हुए हैं, तो इससे कितनी संख्याएं बना सकती है? 5। 5 संख्याएं बनाई जा सकती है। कैसे? एक मिनट मैं बना के देख लेती हूँ, रुको। इनमें से किसी से तो आगे पीछे नहीं करनी है। पीछे का मतलब दो, जैसे 2 लगातार 4 बार यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। एक संख्या एक अंक एक ही बार आएगी, और उससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 2 मिनट। भैया देखना ग्रुप में सेंड किया है। ठीक है, आपका भी ठीक है। 247 मैं भी दिया था भैया, मेरा भी सही है। बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए और आप ही लोग डिसाइड करके बता दीजिए, ताकि ये भी समझ में आए दूसरा का देख। ओहो, जिसमें तो दिख ही नहीं रहा। तब तक अगले दिन से सारा चार्ज रखना पड़ेगा। अब जैसे आपके पास ये 4 अंक थे 2874, तो इससे अगर संख्याएं बनाना चाहें तो 2874 16 संख्या बनती है। 16 संख्याएं बनती है। 16 संख्याएं बनती हैं। बिना दोहराए। बाकी लोग भी देख के बताइए क्या होगी। संदीप का ठीक है आंसर। कितना है? मुझे पेंसिल देना। भैया मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया था सही से। तो ये अंक है, इसमें 2874 4 अंक हैं। 4 अंकों से जी। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं बिना रिपीट किए हुए। हेलो सूरज जी, हाँ, मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी मतलब खैर हम अभी मैथ सीख रहे हैं, तो जैसे हम अभी तो बना के देख पा रहे हैं कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इसमें। सी सेट में तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम, मतलब ऐसा कुछ शॉर्टकट है कि हम गिन सके कि इसकी कितनी संख्याएं बन सकती है। हम अभी आपको सिर्फ इसका ये अभी वो चीज नहीं बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। ओके। बाद में बताएंगे, ताकि संख्या कैसे कितनी संख्याएं बनेंगी, ये चीज है 10th के ऊपर की चीज आ जाती है, 11th में ये पढ़ना शायद। तो आपको ओके, मतलब वो ट्रिक फॉर्मूला हो गया। हाँ, 1 महीने के बाद आपको जैसे ही जो अब आज आपको हम चैप्टर सेलेक्ट करके बता देंगे शाम को ही, क्योंकि आज पहला क्लास था, तो चैप्टर आपको डिसाइड करके बताया नहीं गया था।
तो अब चैप्टर पहले डिसाइड करके बता देंगे कि आपको 6th क्लास में कौन सी पढ़नी है, 7th में कौन सी पढ़नी है, 8th में कौन सी पढ़नी है, 9th में कौन सी पढ़नी है, ये पहले ही बता देंगे। और उसमें पर डे 2 चैप्टर उठाएंगे, 1 या 2 चैप्टर ये उसका जो, जैसे मान लीजिए अब कोई चैप्टर है समय और काम हो गया, समय और दूरी हो गया, ये इस तरह के जो चैप्टर होंगे वो बड़े चैप्टर हैं, तो उसको हो सकता है किसी एक चैप्टर को 2 दिन लेंगे या 1 ही दिन लेंगे, तो ऐसे करके समय के हिसाब से देख लेंगे कि किस चैप्टर को कितना दिन रखना है। जल्दी ज्वाइन करो किसी एक से। बहुत प्रॉब्लम हो गया आज। अगर हम लोग अपना पर्सनल वाईफाई लगाएं तो कितना खर्चा आएगा? अरे लाइन जाएगा तो पर्सनल वाईफाई कहाँ से काम करेगा? तो बिजली चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था अचानक, तो इस वजह से क्लास थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब आपको आगे के लिए बता देंगे कि 6th 7th 8th 9th 10th ये सब में अभी फिलहाल आपको आर के हिसाब से 7th 8th तक ही जाएंगे, तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो पहले बता देंगे, और फिर उसमें उस हिसाब से देख लेंगे कि किसमें कितना समय लगता है। पहला 10 दिन के बाद वो भी बता देंगे कि कौन सा चैप्टर कितने दिन चलेगा, क्योंकि ये आप कितना जल्दी सीख रहे हैं और उसको कितना जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे कि किस चैप्टर ओके, मुझे एक चीज और भी पूछनी थी सूरज जी आपसे। जैसे मेरा एचपीएससी का भी एग्जाम है, तो एचपीएससी के एग्जाम में भी सीसेट आता है, तो आप मतलब ये सीसेट मतलब तब तक खत्म हो जाएगा एचपीएससी के हिसाब से? वो भी 11 फरवरी को ही है। एग्जाम कब तक है? 11 फरवरी। 11 फरवरी। पिछले 4-5 साल का आप जो क्वेश्चन है ना उसका सीसेट वाला, वो मेरे पास भेज दीजिएगा, तो उस हिसाब से बता देंगे कि कितना पोर्शन क्लियर हो जाएगा। मेरा फोकस है यूपीएससी के सीसेट को लेके, सर को पहले ही बोल रखे कि यूपीएससी का सीसेट, क्योंकि मैथ्स अब हड़बड़ी में पढ़ते हैं तब भी ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे आज काफी धीमा रखे, वो देखना चाह रहे थे कि आप लोग संख्या को किस हिसाब से देख रहे हैं। जैसे इसमें कुछ लोग, जैसे साइंस बैकग्राउंड की थी अनिका, तो उनका मैथ ठीक होगा, लेकिन किन्हीं का हो सकता है कि मैथ्स एकदम कमजोर हो, तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मेरा तो बहुत ही कमजोर है। मेरा तो बहुत कमजोर है, 10th के बाद कभी पढ़ा ही नहीं है। अरे मेरे को उस अब हिसाब थोड़ा से इंटरेस्टिंग लग सही रहा है, सही तो इतने साल बाद पढ़ रही हूँ, 12-13 साल बाद अब पढ़ रही हूँ मैं, तो अब थोड़ा फिर भी इंटरेस्टिंग लग रहा, वरना मेरा तो बिल्कुल डमाडोल हो गया। हाँ, आपकी क्लास में बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, नहीं तो लोग आजकल तो ट्रिक बता के खत्म कर देते हैं और बस ट्रिक ही लगाते रहो फिर। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने किसी से ली थी क्लास, उसने भी बस ट्रिक ट्रिक बताई। हाँ भैया, ट्रिक दिखा के खत्म। किया था अपने क्लास के स्टूडेंट्स को ही, चूंकि वहां बुरा हाल था, तब भी मैंने यही तरीका अपनाया था कि शुरू से करके और 1 महीने के भीतर उनका सारा जो पीछे का बैकग्राउंड होता 10th क्लास तक का, वो 1 महीने के भीतर सबको बता के, और उसके बाद फिर 9th 10th में इंटर किए थे, और 3-4 महीना का समय लगा था, सारे लोग पास हो गए थे, बस एक लड़का फेल हुआ था उसमें। अरे भैया, मैं तो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ सीसेट में अभी और मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि वो ट्रिक जो बताई गई है, चैप्टर आया, ट्रिक पहले ट्रिक बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद अब सोल्व ही नहीं हो रहे। एससी के मामले में नहीं चल सकता ट्रिक, क्योंकि वो ट्रिक उन्हीं क्वेश्चंस में बताते हैं और वही क्वेश्चंस देंगे आपको जो वो ट्रिक उस पे लगेगा। ये सही बता रही है, क्योंकि और एसएससी तरह के एग्जाम में, एसएससी जो एग्जाम लेती है इतने लेवल तक में ट्रिक से ही सवाल बन जाते हैं। सवाल वो लोग उसी तरीके से फ्रेम भी करते हैं, क्योंकि उनको 2 घंटे में 200 सवाल बनवाना है, तो 2 घंटे में 200 सवाल बनवाने में अब रीजनिंग भी है, मैथ भी है, दोनों टाइम टेकिंग, कम से कम 100 सवाल होते हैं उसमें, तो उस हिसाब से एसएससी जो है ट्रिकी चीजों को रखती है। हाँ, मैंने 2 बार दिया सीसेट का पेपर। जब पहली बार दिया तब मेरे सीसेट के पेपर में 10 क्वेश्चन सही थे। इस साल मेरे कम से कम 30 क्वेश्चन सही थे, बट मेरे को इतना हो गया, जैसे रीजनिंग मेरी थोड़ी ठीक हो गई है, मैथमेटिक्स अभी भी मेरा डमाडोल ही है। मैं तो मैथ को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। सीखिए, बस जल्दी सीख जाएंगे, और फिर उसके बाद हो सकता है फरवरी के आगे रीजनिंग को भी शुरू कर देंगे।
भैया मेरे को पीपीएससी का एग्जाम देना है, तो उसमें ना मैं, हाँ पंजाब पीसीएस का, तो उसमें मैथ बहुत अच्छा खासा आता है, नैब तहसीलदार, और मैथ यूपीएससी से भी टफ लगता है उसमें नैब में। और उसके लिए मेरा मार्च अप्रैल में पेपर होगा पीसीएस का, भी डेट उन्होंने फाइनल नहीं करी है। ठीक है भैया। मार्च अप्रैल तक मैथ्स का 70% और रीजनिंग का 10% 15% हो जाएगा। उसमें रीजनिंग तो ठीक आती है, बस मैथ बहुत ज्यादा टफ आता है, मतलब अलजेब्रा वगैरह भी आ जाती है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए। हिसाब से नहीं पूछता होगा अलजेब्रा। अनूप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं भैया ये पूछ रहा हूँ कि ये हफ्ते में कितने दिन क्लास चलेगी? 3 दिन तो जरूर चलेगी। अब अगर ये कहते हैं कि और दिन क्लास चलाने की बात होती है तो देखेंगे, कोई एक टाइम और डिसाइड करेंगे तो डेली भी कर सकते हैं। वैसे एक तो मेरा हिल स्टेशन था वो दूर हो जाए तो वो एक बार दूर होता है। नहीं, मेरे को आज फिर भी ठीक लगा, क्योंकि आप खैर जितना नहीं बोलते उससे तो काफी ज्यादा बेटर है, वरना मैंने जो वीडियो भेजी थी सर को बना के, उसमें तो बोला भी नहीं जा रहा था। अच्छा बहुत ज्यादा बेटर है बहुत ये। अच्छा करवा रहे हो भैया, सच्ची बताओ ना, मेरे को, मैं आप मेरे रिकॉर्ड देख लेना, मुझे मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता, पर मैं आपकी क्लास में बैठी हुई हूँ, खुद पढ़ भी रही हूँ, नहीं तो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, लोगों से आंसर देख के नोट कर लेती थी। नहीं, जल्दी वहां तक पहुंच आप डेली करवा दो, और मुझे ना होमवर्क दे देना करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कि ये क्वेश्चन कर लेना, और आप डेली ले लो क्लास, अगर हो सकता है तो। ठीक है, तो हिंदी के जस्ट बाद कर लेंगे, जैसे 40 मिनट का या 1 घंटे का, या हिंदी 1 घंटे का। नहीं 30-35 मिनट का रहेगा हिंदी। तो हिंदी का क्लास जिस दिन होगा 30-35 मिनट का, तो बाकी के आधे घंटे 45 मिनट मतलब डेली का अब ये जो क्लास है 2 से 3 जो रखा हुआ था, इसको 2 से 3 30 कर देते हैं, और हिंदी का समय खत्म होते ही मैथ शुरू कर देंगे। ओके डन। ठीक है, लेकिन यह है कि हिंदी यूट्यूब पे चलेगा और मैथ रिकॉर्डेड जाएगा हिंदी। रिकॉर्डेड भेजना है। हाँ admit करो phone। हाँ सत्येंद्र जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि एक तो आप सबसे लास्ट में आ रहे हैं जब क्लास ओवर हो गई है। हिंदी के लिए विलोम शब्द की पीडीएफ में आज रात तक डाल दूंगी, ठीक है ओके। ना, उस चीज को मतलब जो मैं डालूंगी उसको, और कोशिश करूंगी अगर मुझे पीवाईक्यू मिल गए, मुझे पीवाईक्यू मिल नहीं रहे आर के, तो मैं वो भी डाल दूंगी हिंदी के। ओके, पर वो तो टफ बहुत है, याद कैसे करूं, मैं तो भूल ही जाऊंगी, भूल ही जाती हूँ पढ़ते पढ़ते। विलोम शब्द ओके, कोई बात नहीं सत्येंद्र जी। वैसे अगर क्लास में रहेंगे तब पता चल पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो अगले दिन से समय पे आ जाइएगा। अभी ये डिसाइड हुआ है कि डेली जो हिंदी की क्लासेज हैं, उसके बाद हम लोग ये क्लास जो 2 से 3 बजे था उसको 2 से 3:30 करने जा रहे हैं, और हिंदी के बाद जो समय बचेगा उसी समय तुरंत ही गूगल मीट पे शुरू कर देंगे, और ये मैथ ले लेंगे उस समय। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको भी गूगल मीट कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं सूरज जी, हम रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ना? नहीं, रिकॉर्डिंग अभी नहीं रिकॉर्डिंग है। हो रही है, नहीं बंद है, बंद कर। बंद है, वो ऑफ होते जाना जाता है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि जैसे ना हम सी सेट ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप जो भी होमवर्क दोगे ना सी सेट का, वो हम सारा का सारा करके ना उस पे सेंड कर देंगे, बजाय ग्रुप में करने के ना, कि सी सेट वाला ग्रुप है सिर्फ उसी में सेंड कर देंगे। ऐसा ठीक सही नहीं बात है भैया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो गलत ही होंगे। तरह होती है ना, जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो उसके आपको मतलब एग्जांपल से तो बता ही दिया जाएगा कि मतलब इसका ये पैटर्न फॉलो होना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उसके एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना घर पे, और जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो उसको ग्रुप में डाल देना कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अगली क्लास में उसको ले लिया जाएगा। ओके। और एक चीज और पूछनी है, क्या हिंदी की क्लास यूट्यूब पर ज्यादा ठीक रहेगी कि इस पे रहेगी? गूगल मीट पे ही ले लें क्या? गूगल मीट पे ज्यादा बेटर रहेगी। गूगल मीट पे ले लो भैया।
अब मैं विलोम शब्द की पीडीएफ डाल दूंगी तो उसको आप लोग याद करोगे, तो मैं पूछूंगी उस चीज को। तभी तो गूगल मीट पे बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट अगर आप वैसे करोगे ना तो मैं मतलब कि पढ़ नहीं रिवीजन पाती। हो ही नहीं पाती, इतना ज्यादा शेड्यूल टाइट है ना, तो वो इसलिए कह रहे गूगल मीट पे साथ के साथ पूछ भी सकते हैं उसको, हम याद करके आएंगे कि हाँ पूछना है तो याद करके आएंगे। और जहाँ बोलेंगे वहां पे आप याद करवा दीजिए। हम सर से बात कर लेंगे इस चीज को। नहीं, बता देंगे। हाँ अब अगर अपलोड करना होगा यूट्यूब पे हाँ, तो उसको रिकॉर्डिंग अपलोड कर रिकॉर्डेड अपलोड देंगे। होगी। अगले दिन अपलोड हो जाएगी सेम रिकॉर्डिंग। हाँ, तो जो लोग क्लास गूगल मीट भी बेस्ट है। इस बार आरओ क्लियर करना है सबको। मुझे भी HPSC क्लियर करना है। मैथ के लिए के समय पीपीएससी क्लियर करना है इस बार, फर्स्ट टाइम। पूरा हो पाएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि वहां तक पहुंचना कि उसको जितना सवाल पूछे तो जाते उसमें थे। मैथ नहीं आता है। अरे आरओ में क्या है? बौद्धिक क्षमता, भैया रीजनिंग। मैं पूछ रहा था कि हिंदी की क्लास कब कब से होगी? हिंदी की क्लास 3 दिन रहेगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। वो अब तो पता उसमें है, जो लेकिन समय बचेगा, जितना समय बच जाएगा उसको मैथ पे ले लेंगे। क्योंकि वो ज्यादा लंबी होगी नहीं। अब मैं एक दिन में कम से कम जैसे 50, अगर विलोम शब्द है वो तो 100 आराम से याद हो जाएंगे एक दिन में। 100 मुश्किल है। हो जाएंगे यार, कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, 50 रखते हैं, 50 रखते हैं। नहीं, मैं कोशिश करूंगी, जो जो बोलूंगी जब क्लास में आप सुनोगे तो रिवाइज हो जाएंगे ना, तो आप दे देना मेरे से जितने याद होंगे मैं करूंगी, फिर आप जब पूछोगे जो नहीं आएगा मुझे याद हो जाएगा। तो अब अभी और एक्सरसाइज सारा चीज तो डिसाइड हो गया कि क्या कैसे होगा। इसके बाद एक और कि हम लोग साथ में ही RS अग्रवाल भी बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ वो है मेरे पास, है आरएस अग्रवाल की बुक ले लेना सभी। वो है मेरे पास, जब पीपीएससी की कोचिंग ली थी तब मिली थी मुझे। किस सब्जेक्ट की है ये RS अग्रवाल की? मैथ और रीजनिंग दोनों की आती है ये प्लस सीबीएसई साल शुरू हो जाएगा, मतलब आपके ये सीबीएसई में लगी हुई है, सीबीएसई स्कूल में यही बुक लगी हुई है। ही खत्म होगा, या 6 क्लास का 2-4 चैप्टर खत्म होते ही आपको बता देंगे कि आप RS अग्रवाल का पहला चैप्टर सोल्व कर सकते मेरे हैं। पास एक ये भी है, मुझे कोचिंग से मिली थी ये वाली। मुझे नहीं पता ये कैसे वो बनाए ये हैं। कोटवे की ये मैंने भी नहीं देखी। आरएस ये कोचिंग से मिली है ये। अग्रवाल की बेहतर है। हाँ उसमें बहुत, बट उसमें ना वो बहुत मोटी भी है, उसमें बहुत जो क्वेश्चन सोल्व किए हो ना बहुत डिटेल में है वो। आपको सिर्फ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, पैटर्न खुद से सोल्व करने हैं, ज्यादा कुछ वो करना नहीं है। आपको बेसिक से अभी बता रहे हैं, और बेसिक के बाद जो जो उसका रूल है वो आपको साथ के साथ बताते जाएंगे। जैसे मान लीजिए उसमें 7 का भी डिविजिबिलिटी दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में 7 का डिविजिबिलिटी नहीं दिया हुआ है, और प्रैक्टिस करना है क्योंकि यूपीएससी टफ क्वेश्चन पूछती है। तो हम ये कर सकते हैं ना, फिर ये भी है मेरे पास एक पीवाई क्या अनसॉल्व्ड है ये तो। बाद एक बार जैसे क्लास 6 का खत्म होता है और क्लास 7 का तो बेस है, 6th और 7th का बेस है, ये दोनों खत्म होते ही पहला फिर शुरुआत करेंगे कि हम लोग चूंकि फोकस यूपीएससी के सीसेट को कर रहे हैं, तो यूपीएससी सीसेट के सारे सवाल पढ़ेंगे। मेरा जो बाकी लोग को सजेशन होता है, जो भी पढ़े मतलब जिनको मैथ्स थोड़ा आता है, ठीक ठाक आता है और यूपीएससी में वो फंसते हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन होता है कि पहले आप 5 साल के यूपीएससी के जो सीसेट के सवाल आए हैं उसको सिर्फ पढ़िए, बनाइए मत, पढ़ लीजिए। तो उससे होता क्या है कि माइंड खुद ही जानना शुरू कर देता है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है कि बनाएंगे कैसे। तो इसका समझिए कि रीडिंग जो हम लोग लेंगे वो 15 जनवरी के आसपास, 15 से 20 जनवरी के आसपास में यूपीएससी के सीसेट के सवाल को सिर्फ पढ़ेंगे। तो उससे आगे बनाना कैसे है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। पहले क्लास 6 और क्लास 7 खत्म हो जाए, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 7 मेजर पोर्शन। पहले हम यही करेंगे, उसके बाद ही आगे से अगलवार को हाथ लगाएंगे।
सवाल तो 5-7 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। आपको सवाल उसी से करने हैं, प्रैक्टिस उसी से करना है। दीदी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, मेरे पास है। मुझे भी भेज देना पीडीएफ। मैं भेज दूंगी। जितना सवाल करना होगा वो मार्क करके आपको भेज देंगे पहले। ओके ठीक है। मंगा लेना सभी। ये कौन सी? किसकी? हिंदी व्याकरण की किताब है। मैंने नाम नहीं सुना। मैंने हिंदी व्याकरण की वो मंगवा ली है। ये कौन सी है? निशांत जैन। नहीं ये है, ये हिंदी व्याकरण के निबंध की है। ये हिंदी व्याकरण की तो नहीं, बस हिंदी साहित्य और भाषा की है मेरी, अजय अनुराग की। नहीं फिर वो नहीं, आप या तो- हिंदी व्याकरण हरदेव बाहरी का ले लीजिए, या तो भारती भवन में आता है एक, हाँ भारती। क्या नाम है उसका? आप मुझे अमेज़न लिंक भेज दोगे, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ग्रुप में डाल देना, फिर हम वो मंगा ही लेते हैं साथ के साथ। ओके अभी बंद करें क्लास? सॉल्व कर सकेंगे आपको कहीं, जैसे ही 6th क्लास का खत्म होता है और 7th का खत्म होता है, उसके बाद आप लोग चाहें तो यूपीएससी सीसेट का जो भी सवाल चाहे जो कोई भी किताब की हो बनाना शुरू करेंगे। और उसके बाद आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास मधुकर कोटवे की किताब थी, तो उसमें कुछ सवाल आपको लगेगा कि नहीं बन रहे, तो उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ ही। जिसको जितना मेरे पास तो भैया वो भी है, जो क्लास में हमें वो नहीं मिलते क्वेश्चन हर एक चैप्टर के 30 से 50 क्वेश्चंस। जब हम ज्यादा किताबें नहीं जब हम सी सेट की क्लास करते तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देते हैं ना वो लोग क्लास में। हाँ वैसे चैप्टर वाइज देते हैं, तो वो भी है मेरे पास। अगर चल फिर ठीक है, मैं छोड़ दूंगी। क्योंकि वो लोग वही क्वेश्चन देते हैं जिन पे उनके ट्रिक अप्लाई हो जाए। हाँ कल हाँ जो क्लास 6 का चैप्टर 1, 2, 3 है, जिसका डाला था, उसको खुद ही कीजिएगा। ओके ओके क्लास ऑफ करें।